हेलो गाइस, वेलकम टू हंसवाहिनी यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस कक्षा में हम ताज़ा नवीनतम समसामयिकी लेकर आए हैं। 25 अप्रैल 2020 के आसपास की जो घटनाएं हैं और ये हाल ही राज्य, देश व विश्व में घटित होने वाली घटनाओं पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, चलते हैं अपने यानी पहले प्रश्न पर। और आज का अपना पहला प्रश्न है, हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? देखो ध्यान दे, हाल ही में पंचायती राज दिवस, और पंचायती राज दिवस में ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। और ये कब मनाया गया है? तो ये हमसे पूछा गया है प्रश्न और आपको उत्तर देना होगा। और उत्तर क्या है साथियों? बात हमने इसकी कर ली थी, कल ही कर ली थी, है ना। कल हमने बात इसकी अच्छी तरह से की थी। और वो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब देखो ये क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे यानी कि कुछ तो बातें जुड़ी होगी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो पंचायती राज दिवस है, यानी आप लोग पंचायती राज से संबंधित बात तो आप जानते होंगे, यानी कि हमारे संविधान के 73वें संविधान संशोधन, है ना, मतलब 73वें संविधान संशोधन। और ये जो संविधान संशोधन है 1992, है ना, इसके तहत पंचायती राज लागू हुआ था। आपको याद होगा, पंचायती राज इसी के तहत क्या हुआ था? लागू, पंचायती राज लागू हुआ था। और मैंने आप लोगों को ये भी बता रखा है कि ये जो पंचायती राज है क्या? वास्तव में पंचायती राज क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया साथियों सत्ता का फैलाव। सत्ता का फैलाव मतलब एक जगह केंद्रित ना होकर के, जैसे शहरों में केंद्रित होती है तो उससे दूर, है ना, गांवों तक भी सत्ता होती है। जैसे हमारे यहाँ सत्ता किसके हाथ में होती है? सरपंच के हाथ में होती है ना, गाँव में। और शहरों में तो आप लोग जानते हो, तो शहरी जो मतलब निकाय अलग है और हमारे ग्रामीण जो मतलब हमारे जो शहरों के अंदर भी पंचायती राज होता है। बात अपन करेंगे जिला प्रमुख की, बात अपन करेंगे जिला परिषद की, और उसके बाद हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत की। ठीक है, तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हो गया कि इसका सीधा अर्थ है सत्ता का विकेंद्रीकरण। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। भारत कहाँ बसता है भाई? गांव में बसता है। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। ठीक है, तो अब अपन इससे संबंधित और तथ्य क्या है वो भी जानते हैं। एक चीज मैं और बता देता हूँ, पंचायती राज से संबंधित एक अच्छा सा प्रश्न आता है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय ना व्यवस्था की ये जो समिति है, इसकी अनुशंसा किसने की? व्यवस्था की। तो आप लोग ध्यान दे लेना, बलवंत राय मेहता का नाम आएगा। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है, बलवंत राय मेहता, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है भाई। ठीक है, और मैं आपको और बता देता हूं, अगर पंचायती राज की अगर अपन बात करें तो साथियों, भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ था? भारत में पंचायती राज यानी कि सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। और जिला कौन सा है? नागौर है। और नागौर में ही एक गांव है जिसका नाम है बगदड़ी। गांव का नाम क्या है? बगदड़ी। और पहला सरपंच था वो कौन था? लिखमा राम। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य हम पंचायती राज से संबंधित है। और प्रथम पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऐसा भी अगर कोई प्रश्न आ जाए कि प्रथम पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी आप याद रख लेना, 2010 में मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। और ये पंचायती राज का जो सारा का सारा व्यवस्था है, ये हमारे संविधान के 9वें भाग में है। किस भाग में साथियों? 9वें भाग में ना। करंट जीके के साथ साथ हम बेहतर चीजें पढ़ रहे हैं, बस आप लोगों को लगातार बने ही रहना है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी, देखो क्या है, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और कौन सा है? संपर्क दीदी है। तो अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है ना। कोविड से संबंधित ही है ये, और वह कौन सा है? उत्तराखंड राज्य। यहाँ अपना उत्तर होगा कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड इसका संपर्क दीदी किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। तो ये बात आप ध्यान रख लेना। और आप लोग जानते होंगे उत्तराखंड के बारे में। क्या जानते हो साथियों? उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून है। और आप लोग ये भी जानते होंगे इसके जो सीएम है कौन से है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और अगर अपन बात करें राज्यपाल की तो वो कौन है? बेबी रानी आर्य। बेबी रानी कौन? आर्य। ठीक है, तो वो यहाँ की क्या है? आर्य नहीं है, सॉरी, मौर्य है। ये बात भी आप याद रख लेना।
ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात हमने उत्तराखंड की अर्जित की, और साथ साथ में ये भी हमें पता हुआ कि संपर्क दीदी जो मोबाइल ऐप है वो किसने लॉन्च किया है, उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। वहाँ के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अब प्रश्न नंबर चलते हैं अपन किस पर, 3 नंबर प्रश्न। और 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त जिला कौन सा बना है। ध्यान दे भी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त जिला कौन सा बना है। तो साथियों अब यहाँ जिला पूछा गया, वो भी जम्मू कश्मीर का पूछा गया है, तो आपको बताना है कौन सा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 है ना, पुलवामा। पुलवामा की बात अगर करेंगे तो साथियों पुलवामा जैसे ही अगर नाम आप सुनते हो, क्या आपके है ना हृदय में कुछ होता है, क्या आपके रोए खड़े हो जाते हैं। क्या आपको वो दिन याद है, 14 फरवरी 2019 है ना, भयानक त्रासदी हुई थी, आपको याद है, पुलवामा आतंकवादी हमला। भारत के है ना लगभग हमारे वीर जवान है ना 40 के आसपास वीर जवान क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ये जो हमारे है ना देश के लिए जबरदस्त आघात था पुलवामा आतंकवादी हमला। और उस कमीने का नाम भी याद होगा आपको, आतंकी अहमद अब्द है ना आदिल डार, ठीक है, तो वो था। और उसने क्या किया, ये सुसाइड बॉम्बर बन करके वो ना अपने इन सैनिकों को ख़त्म कर दिया उस कमीने ने। तो अपन बात करते हैं यानी इस पुलवामा की, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसी का बदला लेते हुए भारत ने, आपको याद होगा, इसी का बदला लेते हुए भारत ने 26 फरवरी 2019 को क्या किया था, बालाकोट दुश्मन के घर के अंदर घुस करके वहाँ की तो ना वहाँ के छावनियों को क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था, आतंकवादियों के कैंप को तबाह कर दिया था, ठीक है। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, हर एक देशवासी इस बात को नहीं भूल सकता जब तक उसके यानी कि जब तक उसके धमनियों के अंदर ये जो राष्ट्रभक्ति का, इस देश का नमक और इसके रक्त के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा का संचार है, तब तक वो नहीं भूल सकता। तो अब हम यहाँ इसकी बात क्यों कर रहे हैं पुलवामा की, इसलिए कि ये जम्मू कश्मीर का कोरोना मुक्त जिला घोषित हो गया है, पुलवामा उत्तर हुआ। अब मैं आपसे आज पहले यही एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इस प्रश्न का आप मुझे उत्तर दोगे, है ना। मतलब अगले वीडियो में इसके बारे में, हालांकि मैंने पीछे भी बताया था, मैं ये प्रश्न तो पूछा गया कि हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त राज्य, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ भारत का, मतलब अपने देश का प्रथम राज्य कौन सा, ऐसा प्रथम राज्य जो क्या हो गया है, कोरोना मुक्त घोषित हो गया, प्रथम राज्य, ये आपका उत्तर होगा। और मैं दूसरे का आपको बता देता हूँ, दूसरा कौन सा है, वो है मणिपुर। दूसरा कौन सा है, मणिपुर है जो कोरोना मुक्त घोषित हो गया। आपको पहला बताना है कमेंट में, ठीक है। तो चलते हैं, आज का प्रश्न तो हो गया, अगले पर अपने 4 नंबर प्रश्न पर। और चौथा प्रश्न अपना कौन सा है, हाल ही में किसने, चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने #MyBookMyFriend अभियान का शुभारंभ किया है। हाल ही में किसने #MyBookMyFriend अभियान का क्या किया है, शुभारंभ किया है साथियों। तो ये किसने किया है, केंद्र सरकार ने, गुजरात सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, या कोई नहीं। तो कोई नहीं का यहाँ कोई महत्व है नहीं, तो अपन बात करेंगे ये केंद्र सरकार ने ये क्या किया है ना, MyBookMyFriend अभियान को क्या किया, शुरू किया है। और इसलिए कि जैसे कोविड-19 की बीमारी के समक्ष यानी विद्यार्थी अपने स्कूल, कॉलेज इत्यादि कोचिंग सेंटर में जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो घरों में बैठ करके क्या करें, लगातार अपनी पुस्तकों से क्या करें, अध्ययन करें। और उसमें भी ये बात, मतलब ये भी कहा गया कि MyBookMyFriend यानी मेरी पुस्तक ही मेरी क्या है, मित्र है। मतलब यहाँ ये भी व्यवस्था मतलब है कि अगर कोई अभ्यर्थी यानी अपने मनपसंद की किताबें भी पढ़ सकता है। तो ये अभियान का शुभारंभ किसने किया है, केंद्र सरकार ने किया साथियों। और आपको याद होगा ये केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है, HRD मंत्रालय के द्वारा किया गया, HRD। और आप सब लोग जानते हो HRD का मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और उसके अपने कौन है मंत्री, रमेश निशंक पोखरियाल, है ना, रमेश निशंक पोखरियाल, ठीक है। तो वो आप लोगों को याद है, रमेश बाबू, है ना, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इसी के अधीन है। हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब, है ना, ध्यान दें, हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया है। तो अब यहाँ शुभारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम फिर पूछा गया है, तो हम देखते हैं, हर्षवर्धन। वास्तव में हर्षवर्धन भारत के क्या है, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री तो है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि इस कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल का जो उद्घाटन है वो किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा।
और राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के क्या है, रक्षा मंत्री है। और पूर्व में ये क्या थे, गृह मंत्री थे। अब अमित शाह गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री ये है राजनाथ सिंह है। और पूर्व में रक्षा मंत्री कौन थी, निर्मला सीतारमन, जो कि अब क्या है, वित्त मंत्री है। अमित शाह को जानते ही हम लोग, नरेंद्र मोदी भारत के पीएम है ही, आप सब लोग जानते हो। अब अपन चर्चा करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है किसके द्वारा किया गया अभी कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सैंपल लेता है और ये है ना लगभग 1000 सैंपल इकट्ठा कर लेता है ना, प्रतिदिन है ना, उसकी जांच भी हो जाती है। तो ये है ना, इसकी क्षमता है एक दिन में ना, क्षमता है ये एक दिन की है। तो ये इससे क्या होगा, आपको पता है कोविड-19 की जांच में क्या आएगी, तेजी आएगी ना, बहुत तेजी आएगी। तो इससे हमारे रोग से निपटने के लिए क्या होगा, ये फायदेमंद होगा। अब अपन अगर बात करें कि इसको बनाया किसने था, अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि इस कोविड-19 सैंपल को बनाया किसने था, तो डीआरडीओ, ध्यान देना भाई, डीआरडीओ और ईएसआईसी है ना, ईएसआईसी दोनों ने मिलकर, ईएसआईसी, डीआरडीओ और ईएसआईसी है ना, ये तो हैदराबाद की क्या है, टेक्निकल कॉलेज है हैदराबाद की ईएसआईसी। और डीआरडीओ क्या है, आपके सामने ये प्रश्न तो जरूर उठ गया है, डीआरडीओ। देखो मैं आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, आप लोग जानते भी हो लेकिन फिर भी हमें ये आना ही चाहिए। वो क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, रक्षा अनुसंधान संगठन हो गया। तो अब एक चीज ध्यान दे लेना इसमें है ना, आप लोग, मूल बात ये भी है, अब पूछा जाता है कि इस डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसकी स्थापना 1958 में हुई, 1958 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वो भी ध्यान देना, नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो वहाँ उसका क्या है, हेड क्वार्टर है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान दे लेना है। अब एक प्रश्न और अच्छा सा आता है कि इसके वर्तमान में है ना हेड कौन है, इसके प्रमुख कौन है, तो वो आपको याद रखना है, जी सतीश कौन है, रेड्डी, इसके वर्तमान में क्या है, हेड है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना। मैं आपको करंट जीके के साथ साथ बेहतर चीजें उपलब्ध करा रहा हूं और उनको आप लगातार याद करते रहे। ठीक है, एक बार पढ़ते रहे, बस सुन ले, फिर अपने आप याद हो जाएगा दोबारा जब आप इसको भी पढ़ोगे। तो ये भी आपको याद हो गया, जी सतीश रेड्डी। अगर आपको ये पूछ लें, ये तो डीआरडीओ है। अगर आपसे पूछ ले इसरो के प्रमुख कौन है, तो आपको याद होना चाहिए के सिवन है ना, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, के सिवन। ठीक है, अब अपन अगले बिंदु पर चलते हैं और अगला प्रश्न अपना कौन सा है, वो है हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है। ध्यान दे भाई साथियों, इस ना हमारे यहाँ अभी विश्व में एक ऐसा देश है जिसके मार्फत यानी कोरोना पूरे विश्व में फैल गया, उसकी कमजोरी की वजह से पूरे विश्व में कोरोना फैल गया, उसकी कमी की वजह से, और वही देश है। और आप लोगों को याद होगा बीते कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि ये जो यानी डब्ल्यूएचओ है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फंडिंग रोकने का आदेश दिया था, क्योंकि ये पक्षपाती रवैया अपनाता है, भेदभाव करता है, चीन को ये ना थोड़ा आगे ही रखता है। इस वजह से अमेरिका ने क्या कर दिया, फंडिंग रोकने का आदेश दिया था। ठीक है, उसने तो है ना अनुदान देने की जो पहले ये देता था सबसे ज्यादा, तो उस पर रोकने का इसने आदेश दे दिया था। लेकिन चीन ने अब क्या किया है, चीन ने 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। मित्रों, चीन एक ऐसा देश है जिसने कोरोना पूरे विश्व में फैला दिया है और अब वो खुद इससे क्या हो गया, लगभग निपट सा गया है। और अब वह दूसरे देशों में मास्क है ना, और रैपिड किट, इन्हें जो जांच करने वाली किट है, अन्य चिकित्सा वाली चीजें हैं, अन्य चीजें वो दुनिया में भेज रहा है, खुद व्यापार कर रहा है, मजे ले रहा है, आनंद लूट रहा है। ठीक है, और ये बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है, ये चीन की चाल है और नापाक इरादों वाला ये चीन है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, यानी एक चीज तो बता देता हूँ, चीन से संबंधित चीजों का हमें क्या करना चाहिए, जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो सके, हमें क्या करना चाहिए, इसका बहिष्कार करना ही चाहिए। एक तो टिकटॉक को तो छोड़ ही देना पूरी तरह से। अब अगली अपन बात करते हैं किसकी, 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाली बात हो गई। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। हाल ही में प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश में भारतीय उच्च आयोगों ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया। पहली बात तो आपको ये ध्यान होना चाहिए वेबिनार क्या होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। देखो साथियों,
एक तो होता है सेमिनार। सेमिनार तो होता है फिजिकली, जैसे मान लो सामने बैठ करके है ना एक व्यक्ति कुछ कहता है, या बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम में कहते हैं और बहुत सारे लोग सामने बैठकर सुनते हैं, ठीक है। तो वो तो हो गया सेमिनार। और वेबिनार, वेबिनार क्या हो गया, ये हो गया ऑनलाइन तरीके से, ठीक है। ऑनलाइन तरीके से है ना, मतलब ये चीज़ क्या करना, बताना, और अगला बंदा ऑनलाइन तरीके से ही सुनना ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह हो गया ये। तो ये ध्यान देना कि हाल ही में किस भारतीय उच्चाई, मतलब किसी दूसरे देश में भारतीय उच्च आयोग है, और वहाँ पर तो ऐसा देश है बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयोग में ये क्या किया गया है, ये व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया गया। मतलब दोनों देशों का ट्रेंड है जो व्यापार है वो अच्छी तरह से चले, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपसे ये पूछें कि भारतीय यानी बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयोग कौन है, तो आपको याद रखना है ये हो जाएगी रिया गांगुली। कौन हो जाएगी, रिया गांगुली। ये भारतीय उच्च आयोग है जिसने हाल ही में ये व्यापार संवर्धन वेबिनार का आयोजन किया है, ठीक है। दूसरी बात और बता देता हूँ बांग्लादेश के बारे में साथियों, आप जानते हो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका है। यहाँ की मुद्रा कौन सी है, टक्का है। और मैंने आपको बताया था यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, है ना। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, वो इसके राष्ट्रपति, और वो कौन है, अब्दुल हमीद है, ठीक है। तो ये दोनों बात भी आप याद रखना। अब अगले प्रश्न पर अपन चलते हैं, किसके ऊपर, अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है कि हाल ही में जाने माने रंगमंच कलाकार का निधन हो गया, और वो यानी कि उनका नाम क्या है, नाम पूछा गया यहाँ, निधन हो गया, वो कौन है। तो देखो उषा गांगुली, बसंत दास, लाइसेनिया करसे और रुद्र तेज सिंह। यानी यहाँ अपना ये जो जाने माने रंगमंच कलाकार थी वो थी उषा गांगुली। कौन थी, उषा गांगुली। देखो अभी हमने एक गांगुली की बात की है, वो कौन सी थी, रिया गांगुली, जो कि ऊंचाई थी बांग्लादेश में। और ये उषा गांगुली क्या है, रंगमंच कलाकार थी जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। तो ये भी आप याद रखना। और मैं आप है ना ये अभी अब अगर इसकी प्राचीन बात करें तो 1998 में इन्होंने क्या किया था, संगीत नाटक अवार्ड ना प्राप्त किया था, और ज़बरदस्त ये कलाकार थी वर्ल्ड थिएटर की। तो एक चीज़ और याद रख लेना, वर्ल्ड थिएटर डे यानी विश्व अपन कह सकते हैं रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी आप लोग याद कर लेना साथियों, वो कब मनाया जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और ये मनाया जाता है 27 मार्च को। कब, 27 मार्च को, तो ये भी याद रख लेना। और अगर बसंत दास की बात करें मित्रों, तो ये भी है ना, इनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। और ये ओडिशा के राज्यसभा सदस्य थे। और लाइसेनिया करसे की अपन बात करेंगे तो ये फिजी के क्या थे, राष्ट्रपति यानी पूर्व राष्ट्रपति, इनका भी निधन हो गया। रुद्र तेज सिंह के बारे में हम पढ़कर आ चुके हैं, ये क्या थे, BMW के अध्यक्ष थे, BMW है ना जो कंपनी है उसके क्या थे, अध्यक्ष, उनका भी क्या हो गया, निधन। किस राज्य ने सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देने का ऐलान किया, अगला प्रश्न है अपना, किस राज्य ने सभी पत्रकारों को 10 लाख की बीमा देने का ऐलान किया है। तो ऐसा राज्य कौन सा है मित्रों, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। बिल्कुल हरियाणा। और हरियाणा में CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। कौन है, मनोहर लाल खट्टर है, और BJP से हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया था। डिप्टी CM की अगर बात करें, है ना, डिप्टी CM की बात करें तो वो कौन है, दुष्यंत सिंह है, दुष्यंत सिंह चौटाला के बारे में हमने बात कर ली है। JJP से है वो, दोनों की संगठन में है ना, संयुक्त रूप से सरकार है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, खट्टर, और खट्टर ने क्या किया, हरियाणा में एक सभी पत्रकार क्या कर रहे हैं, कोविड-19 की है ना में क्या कर रहे हैं, पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, या ना इसकी जगह जगह जाकर के सूचना दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उन सभी लोगों को 10 लाख रुपए का बीमा देने का ऐलान किया। कौन, खट्टर सरकार ने, हरियाणा की। अब अगर बात करें अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न अपना कौन सा, 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। और दिवस कौन सा है, खोंगजोम दिवस। कौन सा साथियों, खोंगजोम दिवस। और ये किस राज्य ने मनाया है, ये बात हमें याद करनी है। ऑप्शन हमारे पास है, एक तो नागालैंड, एक असम, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। तो बात पूर्वोत्तर की हो रही है, पूर्वोत्तर के बारे में हम जानते हैं। 7 सिस्टर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर है, 7 बहनें नाम एक मतलब 7 राज्यों का है। तो उसमें ये मणिपुर राज्य है जिसके अंदर ये त्यौहार ये एक दिवस मनाया जाता है, खोंगजोम दिवस। कौन सा है, खोंगजोम दिवस। अब ये खोंगजोम दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊं तो एक बेहतर और अच्छी बात है, और वो कौन सी है, वो आप भी जानते होंगे। ये बात है, देखो मित्रों, मणिपुर में ये मनाया जाता है। अगर बात की जाएगी 1891 में, ठीक है। ये घटना कब की होती है, यानी एक तो पहले तो ये 23 अप्रैल, ठीक है, हम 23 अप्रैल की बात कर रहे हैं। और ये बात कब की है, 23 अप्रैल की 1891 में क्या होता है
कि यहाँ जो मणिपुरी स्थानीय लोग होते हैं वह अंग्रेजों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। तो उस युद्ध से जुड़े हुए जो योद्धा होते हैं उनके सम्मान में ये जो दिवस मनाया जाता है खोंग जोंग दिवस, यानी मणिपुरी एंग्लो युद्ध होते हैं। उस युद्ध की स्मारक में जो लोग है ना शहीद हो जाते हैं उनकी श्रद्धांजलि के रूप में ये क्या मनाया जाता है, मतलब ये दिवस मनाया जाता है खोंग जोंग दिवस। तो आप लोगों को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। और इसी के साथ आज के अपने प्रश्न तो क्या हो गए, पूरे हो गए मित्रों। जबरदस्त प्रश्न लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ था और आज के प्रश्न पूरे हुए हैं। और एक चीज आप ध्यान रख लेना साथियों, हमारा जो ये इस कक्षा का उद्देश्य है केवल और केवल करंट जीके नहीं है, इसका उद्देश्य है यानी हमें भारत को एक तरीके से जानना और कई प्रकार की चीजें जो हमारे लिए बेहतर जरूरी है, हर प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, सभी विषयों से जुड़े प्रश्न आ रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हर प्रश्न, कौन लीडर, कौन प्रभावी है, कौन क्या कर रहा है, किस देश में क्या हो रहा है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारी चिकित्सीय सेवाएं कैसी है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, मानव संसाधन मंत्रालय है वो क्या कर रहा है मित्रों। तो इस प्रकार की चीजें मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर आता हूँ। आप लोग इसे है ना इसका आनंद ले, लगातार हम पढ़ें है ना। और लगातार जब आप लोग पढ़ोगे तो आखिरकार आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। एक बार मैं फिर एक बात बताता हूँ, आप लोग जैसे ही सुबह उठते हो तो आप लोग उठ करके अपना एक क्या फिक्स किया करो, एक अपना लक्ष्य बनाया करो, एक अपना टारगेट फिक्स किया करो कि आज मुझे इतना काम करना है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको कहना है कि आज मुझे इतनी पढ़ाई करनी है। मान लो आप समय बना रहे हो 5 घंटे का कि 5 घंटे मुझे पढ़ना है, तो आप लोग क्या करो, इस 5 घंटे पर लग जाओ कि आज मुझे 5 घंटे तो पढ़ना ही है। प्रतिदिन आप टारगेट बनाओ साथियों और उस टारगेट के ऊपर लग जाओ जी जान से। अगर आप लोग प्रतिदिन का टारगेट छोटा या बड़ा कोई भी पूरा कर सकते हो तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती और आप जो बनना चाहते हो वो एक दिन बनकर ही दिखाओगे। एक छोटा सा टारगेट फिक्स हो सकता है, चाहे वो 5 घंटे की पढ़ाई का हो या चाहे कोई सिलेबस से संबंधित हो कि इतना मुझे पढ़ना है, तो वो आप कर सकते हो। ये बात पढ़ाई में नहीं हर क्षेत्र में लागू होती है कि अगर आप हर सुबह जो सोचते हो और उसमें से अगर आप लोग 70% भी कर देते हो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी तूफान रोक सकता है। और है ना आप लोग वास्तव में आगे बढ़कर ही रहोगे। इसी शब्दों के साथ मैं मेरी आज की कक्षा को संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।